नमस्कार। हमारा संविधान के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात किया अनुच्छेद 32 मतलब आर्टिकल 32, एक ऐसा प्रोविज़न, एक ऐसा आर्टिकल जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल बताया गया है, क्योंकि पार्ट 3 मतलब भाग 3 ने संविधान के सारे व्यक्तियों को जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जो मूल अधिकार दिए हैं, यदि सरकार किसी भी तरीके से उनका वायलेशन करती है तो आपके पास अधिकार है कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। लेकिन पिछले वीडियो के शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि आर्टिकल 31 जो भारत में राइट टू प्रॉपर्टी को एक संवैधानिक अधिकार बनाता था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ साथ एक फंडामेंटल राइट बताता था, उसे अब हटा दिया गया है। पिछले वीडियो के बाद कई लोगों के सवाल आए, तो मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आर्टिकल 31 को 1978 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत में प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है। इनफैक्ट आज भी आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया गया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी आपके पास एक अधिकार के रूप में है। सिर्फ अंतर ये आया है 44th अमेंडमेंट के बाद, 1978 के बाद, कि अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके क्या मायने हैं? राइट टू प्रॉपर्टी में 1978 के पहले और 1978 के बाद में क्या अंतर आया है, हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे और इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में पहले की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं आर्टिकल 33, 34 और 35 की। आइए हमेशा की तरह जल्दी से देखते हैं आर्टिकल 33 इसकी भाषा क्या कहती है और फिर हमेशा की तरह आपको इसको सरलता से समझाने की कोशिश करूंगी। Power of Parliament to modify the rights conferred by this part in their application, etc. Parliament may by law determine to what extent any of the rights conferred by this part shall in their application to the members of the armed forces, the members of the forces charged with the maintenance of public order, or persons employed in any bureau or other organization established by the state for purposes of intelligence or counterintelligence, or D. persons employed in or in connection with the telecommunication system set up for the purposes of any force, bureau or organizations referred to in clause A to C be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them. लंबा सा आर्टिकल लगता है पर बहुत सिंपल सा आर्टिकल है। ये कह रहा है कि जहाँ तक फोर्सेस की बात है, मतलब आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस, जहाँ तक इन सारे फोर्सेस की बात है, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो इसके लिए एक अलग से कानून बनाकर पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस, इन सब के लिए फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या उनके लिए एब्रोगेट कर सकता है। मतलब यदि पार्लियामेंट चाहे तो कह सकता है कि आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और इंटेलिजेंस फोर्सेस के ऊपर फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे या किन किन स्थितियों में नहीं एप्लीकेबल होंगे। अब आप सोचेंगे कि जो आर्म्ड फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस या इंटेलिजेंस फोर्सेस के लोग हैं, इनको फंडामेंटल राइट्स का अधिकार क्यों ना दिया जाए? देखिए, संविधान में उनके पास भी पार्ट 3 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन यदि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि पार्लियामेंट को लगे कि इनके लिए कुछ राइट्स को लिमिट करने की ज़रूरत है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देती हूँ। देखिए, पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, पब्लिक फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कोई भी जो पुलिस फोर्स के लोग हैं वो किसी भी ट्रेड यूनियन का पार्ट नहीं बन सकते, किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बन सकते, किसी भी लेबर यूनियन का पार्ट नहीं बन सकते बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के। तो यदि हम बाकी लोगों की बात करें, आम लोगों की बात करें, तो हम जानते हैं कि ट्रेड यूनियन या इस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति करना आर्टिकल 19 का या आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमारा मूल अधिकार है। लेकिन पुलिस फोर्सेस यदि इन सारी गतिविधियों का पार्ट बनते हैं तो उससे कहीं ना कहीं उनके डिसिप्लिन पर या उनका जो काम है उस पर असर पड़ सकता है।
इस आर्टिकल में दो तीन बिंदु महत्वपूर्ण है। पहला बात ये कि यदि आप आर्म्ड फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस या इंटेलिजेंस फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को सिक्योरिटी रीजंस के कारण, डिसिप्लिन रीजंस के कारण रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो इस पर कानून कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। इसके लिए कानून सिर्फ और सिर्फ संसद या पार्लियामेंट ही बना सकता है, क्योंकि आप भाषा देखेंगे, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। यदि पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है कि कहती है कि सारे आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को या सारे पुलिस फोर्सेस के लोगों के लिए कोई भी फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसे जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत रद्द कर देगा। तो पार्लियामेंट को ये बताना पड़ेगा कि यदि किसी भी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन को इन फोर्सेस के लिए आप मॉडिफाई कर रहे हैं, उसमें कुछ सुधार कर रहे हैं, कुछ उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या है। उस पर्पस के बेसिस पर जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो तय करेंगे कि क्या वाकई में ये कानून जो है वो संवैधानिक है कि नहीं, एंड वेदर इट स्टैंड्स द टेस्ट और द स्क्रूटिनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो टू से। लेकिन आर्टिकल 33 एक तरह से एक्सेप्शन का काम करता है कि जब फंडामेंटल राइट सारे लोगों के पास अवेलेबल हैं और आर्टिकल 32 में उनके पास ये अधिकार है कि अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कर सकें, तो ये एक जो क्लास ऑफ पीपल है, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और इंटेलिजेंस फोर्सेस, इनके मूल अधिकारों को पार्लियामेंट यदि चाहे तो कुछ रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत कम ऐसे प्रोविजंस हैं संविधान में जिसमें जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनको डिबेट कर रही थी तो बिना किसी सब्सटैंशियल डिबेट के इस आर्टिकल को एक्सेप्ट कर लिया गया। इस आर्टिकल में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, कोई ज़्यादा बहस नहीं हुई। ये समझा गया कि आर्टिकल जो है ये ज़रूरी है कि पार्लियामेंट के पास या संसद के पास इस प्रकार के कुछ प्रोविजंस हों कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए कुछ राइट्स को या लिमिट किया जा चुके। और जैसे मैंने आपको बताया कि आर्म्ड फोर्सेस में पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस भी इंक्लूडेड हैं। मानिएगा कि कोई व्यक्ति सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी किसी प्रकार से इंटेलिजेंस सर्विसेज में काम कर रहा है। उसका काम है कि जो एनिमी कंट्रीज हैं या वॉर सिचुएशंस में या नॉर्मल सिचुएशंस में भी कुछ इंटेलिजेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर आना। क्या उसका ये अधिकार है कि वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत सबको वो इंफॉर्मेशन दे दे? जी नहीं। तो इन सारे सर्विसेज के नेचर ऑफ वर्क को देखकर आर्टिकल 33 को लाया गया। तो बड़ा ही सिंपल सा ये प्रोविजन है। अब आते हैं जल्दी से आर्टिकल 34, आज के लिए दूसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आर्टिकल 34 क्या कहता है, पहले देखते हैं इसकी भाषा। आर्टिकल 34 रीड्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। मतलब पार्ट 3 को कब कब आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जबकि किसी एरिया में मार्शल लॉ फोर्स में हो। अब मार्शल लॉ का क्या मतलब होता है इसको समझाऊंगी, लेकिन पहले देखते हैं आर्टिकल 34 की भाषा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, मतलब पार्ट 3 के भाग में जो जो अलग अलग प्रोविजंस में जो कुछ लिखा है, नॉटविथस्टैंडिंग दैट पार्लियामेंट में बाय लॉ, संसद एक कानून के द्वारा क्या कर सकता है, इट कैन इंडेमनिफाई एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और ऑफ अ स्टेट और एनी अदर पर्सन। पार्लियामेंट एक कानून के द्वारा इंडेमनिफाई कर सकता है। इंडेमनिफाई मतलब कि उसके ऊपर कोई लीगल कार्यवाही ना हो, इसके लिए उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, उसको बचा सकता है। किसके अगेंस्ट में कार्यवाही ना हो? एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द यूनियन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयड हो और ऑफ अ स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयड हो, और एनी अदर पर्सन। ये एनी अदर पर्सन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, इस पर मैं आऊंगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम, उसके द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा यदि कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है विच इज इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस और रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वेयर द मार्शल लॉ वॉज इन फोर्स। एक किसी भी भारत के क्षेत्र में जहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ था और यदि सरकार के द्वारा या और कोई अन्य व्यक्ति वहाँ पर कोई ऐसा काम करता है जिसके द्वारा वहाँ पर रेस्टोरेशन ऑफ पीस, मतलब जो है काम बनाया जा सके, पीस लाया जा सके, कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे नॉर्मेलिटी लाई जा सके, तो उस
कृत्य के लिए उसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई वायलेशन ना लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल मानिएगा कोई अफसर है और वो कहता है कि कुछ समय के लिए यहाँ पे आप सारे लोग इकट्ठे होकर भाषणबाजी नहीं कर सकते, और ये एक ऐसे एरिया में करता है जहाँ पे मार्शल लॉ इन्फोर्स है, तो आर्टिकल 19 का वायलेशन कर रहा है, सरकार का एम्प्लॉई है। क्या यहाँ पर हम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए? इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 34 ये कहता है कि पार्लियामेंट कानून के द्वारा ऐसे लोगों को इंडेमनीफाई कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में जब वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, पार्ट 3 के द्वारा दिए गए किसी भी अधिकार का वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन बशर्त है कि ऐसे एरिया में मार्शल लॉ इन्फोर्स हो। इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ देती हूं। वेयर मार्शल लॉ वाज इन्फोर्स और वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ट, पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट, forfeiture ordered or other act done under martial law in such area। अब सबसे पहली बात यह कि इस प्रोविजन में ये शब्द यूज हुआ है मार्शल लॉ। आप पूछेंगे कि मार्शल लॉ का क्या मतलब होता है? देखिए, मार्शल लॉ के 2-3 अलग मायने होते हैं। मार्शल लॉ मतलब कभी भी किसी एरिया में यदि किसी प्रकार से रिबेलियन होता है, लोग जो हैं वो किसी प्रकार से स्टेट को ओवरथ्रो करने के लिए इकट्ठा होते हैं, वायलेंट मीन्स से या पीसफुल मीन्स से, और जो फोर्सेस हैं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं स्टेट ओवरथ्रो का डर है, तो वहाँ पे मार्शल लॉ को एनफोर्स किया जा सकता है। जब मार्शल लॉ एनफोर्स होता है तो स्टेट के पास कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हो जाते हैं, ताकि उस एरिया में जहाँ पे मार्शल लॉ लगा है उस एरिया में किसी प्रकार से कामनेस मेंटेन करना, पीस मेंटेन करना। मानिएगा 2 कम्युनिटीज़ में भिड़ंत हो जाती है और वहाँ पर चीज़ें बहुत गर्मा गई हैं, वहाँ पे शांति का माहौल बरकरार रखने के लिए यदि सरकार मार्शल लॉ लगाती है, तो फिर सरकार के जितने भी व्यक्ति हैं, या यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और कोई सिविलियन है जो कि सरकार का एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन उसको इस प्रकार से कोई डायरेक्शन या ऑर्डर दिए जाते हैं कि वो वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हुई है उसको शांत करने के लिए कोई ऑर्डर पास करे, कोई कृत्य करे, कोई बात करे, तो ऐसे सारे लोगों को इंडेमनीफाई किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा एक कानून के द्वारा। मतलब कुल मिला के यदि सिंपल तरीके से इसको समझा जाए तो आर्टिकल 34 भी 33 की ही तरह पार्ट 3 का एक प्रकार से एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है, जहां पे आर्टिकल 33 एक क्लास ऑफ पर्संस के लिए एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है। वो सारे लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि आर्म्ड फोर्सेस में है, पैरामिलिट्री में है, पुलिस में है, इंटेलिजेंस सर्विसेज में है, एक क्लास ऑफ पर्संस, यदि वो किसी प्रकार से उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए तो आर्टिकल 33 आता है। आर्टिकल 34 कहता है कि किसी भी टेरिटरी में जहां मार्शल लॉ एप्लीकेबल है, वहां पे यदि सरकार का कोई जिसे कहा जाए एम्प्लॉय या एनी अदर पर्सन जिसको सर्कमस्टांस के हिसाब से ये पावर दिए गए हों और वो कोई कृत्य करते हैं जिससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो उस व्यक्ति को इंडेमनीफाई किया जा सकता है। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के कानून के द्वारा। अब जब इस पर बहस हो रही थी, ये जो प्रोविजन है ये संविधान के ओरिजिनल ड्राफ्ट में नहीं था, इस पर बाद में चर्चा हुई। ऑलमोस्ट जब संविधान लगभग फाइनल हो गया था उसके बाद इस प्रोविजन को डाला गया, और इस पर जब चर्चा हुई तो कई लोगों ने 2 बात इस पर उठाई। पहली ये कि यदि आप इस प्रकार का प्रोविजन संविधान में डालते हैं तो कई सारे अफसर जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट करने के लिए और ज़्यादा आतुर होंगे, तो आप ये प्रोविजन डाल ही क्यों रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको तो इंडेमनीफाई कर रहे हैं, उनको तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन ये जो आपने शब्द डाल दिया गया है और एनी अदर पर्सन, इससे तो आप सारे सिविलियंस को भी जो है इस बात का एक कहा जाए खुला अधिकार या आज़ादी दे रहे हैं लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट करने के लिए। तो इस पर चर्चा हुई और इसको इस प्रकार से काउंटर किया गया कि देखिए, मार्शल लॉ जो है वो एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही लगता है, और मार्शल लॉ तभी लगता है जब किसी प्रकार का रिबेलियन हो, कोई इंसर्जेंसी की सिचुएशन हो, और ऐसे में उस सिचुएशन को काम करने के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स देने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, मतलब जब ऐसी कोई घटना घटित होती है और कुछ लोगों को इंडेमनीफाई करना है, प्रोटेक्ट करना है, उन्होंने जो कृत्य किए उसके अगेंस्ट में, तो इसके लिए भी संसद को कानून पास करना पड़ेगा, और संसद जब कानून पास करती है तो इतनी ईजी प्रक्रिया नहीं होती। तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखकर यदि लगता है कि वाकई में कुछ लोगों ने जो काम किया है, कुछ ऑर्डर्स दिए हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, तो पार्लियामेंट कानून के द्वारा इस आर्टिकल में ऐसा कर सकता है। अब जल्दी से देखते हैं आर्टिकल 35। ये भी काफ़ी सिंपल प्रोविजन है, इसकी पहली भाषा पढ़ देती हूँ। काफ़ी लंबा प्रोविजन है लेकिन बहुत सिंपल बात कह रहा है। आर्टिकल 35, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट
Notwithstanding anything in this constitution, Parliament shall have and the legislature of a state shall not have powers to make laws with respect to any of the matters which under clause 3 of Article 16, clause 3 of Article 32, Article 33 and Article 34 may be provided for by law made by Parliament. क्या कह रहा है ये कि हमने पार्ट 3 में कुछ अलग अलग प्रोविजंस देखे, जैसे कि आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3। आर्टिकल 16, यदि आप पुराने वीडियोस देख रहे हैं तो आप याद करेंगे कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब सारे लोगों को बराबरी से सरकारी एम्प्लॉयमेंट में जगह पाने का बराबर का अधिकार। लेकिन उसमें आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 में एक एक्सेप्शन था कि यदि पार्लियामेंट को ये लगता है कि कुछ जगहों पर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कुछ क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया जाए। मानिएगा कि यदि एक इस प्रकार का कानून बनाया जाता है कि यदि मध्य प्रदेश की सरकार में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको मध्य प्रदेश के कुछ लोगों के लिए इतना % रिजर्वेशन है, इस प्रकार से यदि कोई एक्सेप्शन क्रिएट किया जाता है, या फिर आर्टिकल 32 के क्लॉज 3 में, इसको हमने पिछले वीडियो में देखा, या आर्टिकल 33 और 34, इन सारे केसेस में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसके पास है? जी हाँ, पार्लियामेंट या संसद। स्टेट गवर्नमेंट के पास आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 32 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 में कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो कुल मिला के आर्टिकल 35 इस बात की पुष्टि करता है कि चूंकि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें जब कभी भी कोई एक्सेप्शन क्रिएट किया जाता है तो उसके लिए कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगा। ये मेन पॉइंट है या मुख्य बिंदु है आर्टिकल 35 का। लेकिन जल्दी से 35A सब क्लॉज 2 को भी पढ़ देती हूँ। Parliament shall have and the legislature of a state shall not have the power to make laws also for prescribing punishments for those acts which are declared to be offences under this part, and Parliament shall, as soon as may be after the commencement of this constitution, make laws for prescribing punishment for the acts referred to in subclause 2। मतलब ये subclause 2 जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं उसमें यदि कोई पनिशमेंट का प्रोविजन है तो उस पर भी केवल संसद या पार्लियामेंट को ही कानून बनाने का अधिकार होगा, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं होगा। देखिए आर्टिकल 35 में सब क्लॉज बी भी है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 35 केवल एक ही बात कह रहा है कि 16 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 32 सब क्लॉज 3, 33 और 34 में कानून बनाने का अधिकार या उसके अंतर्गत कोई पनिशमेंट प्रोवाइड करने का अधिकार किसके पास है? जी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट या संसद के पास है। 33, 34 और 35 जो हैं ये पार्ट 3 के आखिरी 3 प्रोविजंस हैं और एक प्रकार से जितने भी हमने फंडामेंटल राइट्स की बात करी उनके एक्सेप्शंस या उनको एक प्रकार से क्लैरिफाई करते हैं। भाग 3 फंडामेंटल राइट्स बड़ा लंबा भाग, सबसे महत्वपूर्ण भाग, क्योंकि बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। इस पूरे भाग को लेकर यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ कि आज भी मेरी बात आप तक पहुँची और अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले आर्टिकल 36 ऑनवर्ड से। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।